हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सॉल्यूशन की पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सॉल्यूशन पार्ट 4 जिसमें हम नॉर्मेलिटी का डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी जो एक कंसंट्रेशन टर्म होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वही सेम जिसमें अभी तक हमने वही पढ़ा है। न्यूमरेटर में हमेशा हम किसकी बात करते हैं? सॉल्यूट की। और डिनोमिनेटर में हम किसका बात करते हैं? सॉल्यूशन की। देखो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हल्का सा फर्क है। मोलैरिटी में हम लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी जो हम वॉल्यूम लेंगे वो किस में लेनी है? लीटर। ठीक है, मैं अगेन आप लोगों को बताती हूँ। जो परसेंटेज W/W था और परसेंटेज W/V है, उसमें जो हम W/V, इसमें हम लोगों ने जो वॉल्यूम का डिस्कस किया था वो वॉल्यूम हमारे पास किस में थी? मिलीलीटर में। और इसमें हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेंगे? लीटर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? जो नॉर्मेलिटी है उसमें हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। लेकिन हमने वही अगेन मोलैरिटी में क्या लिए थे? मोल्स। मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे जब नंबर ऑफ मोल्स वो किसके इक्वल होते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? लेकिन इधर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे वही सेम हमारे पास क्या होगा? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। प्लीज नोट, अगर यहाँ पर हम मोल्स ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट्स लेंगे तो इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? गिवन वेट तो तुम्हें मेडिकल्स में दिया होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर में हम क्या होता है? ये एन फैक्टर बेसिकली हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नोट करना, कैलकुलेशन। ये साथ के साथ प्लीज अपने नोट्स भी बनाते जाना, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेंगे बाद में। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। सबसे पहले इन केस ऑफ एसिड, एसिड की बात करते हैं हम। एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है? देखो, एसिड्स हमारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करता है। तो नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड, और वो H+ आयन कब रिलीज करता है? वो इन अ एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, वो उसका क्या कहलाया जाता है? एन फैक्टर होता है। अगेन, कोई भी एसिड जितने नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करेगा वो उसका क्या कहलाया जाएगा? एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है। ठीक है, HCl को जो तुम डिसोशिएट करोगे तो वो कितने में डिसोशिएट होता है? H+ और Cl नेगेटिव। क्लियर? अब HCl ने कितने नंबर ऑफ H+ आयन को क्या किया? प्रोड्यूस किया? 1। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा हमारे पास? 1। अगेन मैं बोल रही हूँ H+ आयन प्रोड्यूस्ड, नॉट हाइड्रोजन प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात नहीं मैं कर रही कि इसमें अगर HCl में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें ये चेक नहीं करना, हमें ये देखना है कि वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है। वो उसका क्या कहलाया जाए? एन फैक्टर। या हम बोल सकते हैं एसिड के केस में वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4। वही सेम हम एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे। H2SO4 के अंदर वही इसको डिसोशिएट करके देखो। अगर मान लिया मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ, H+ HSO4 नेगेटिव। अब मुझे बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो इस केस में इसका एन फैक्टर अगेन 1 होगा। ये नहीं बोलना तुम्हें कि मैम इसका एन फैक्टर 2 हो गया, नहीं। ये वही है कि इसमें H2SO4 में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में वो एक ही H+ आयन दे रहा है, तो इट मींस उसका एन फैक्टर 1 है। लेकिन अगर मैं वैसे कंप्लीट डिसोशिएट इसको अगर मैं कर देती हूँ तो कितना होगा? 2H+ SO4 2 नेगेटिव। 2 H हाइड्रोजन की टेंडेंसी इसके पास देने की, तो इस टाइम उसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर मेरे पास अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मेरे पास होता है CH3COH। स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक इधर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो उनको ये नहीं पता कि कैसे डिसोशिएट करना है इसको। तो हमेशा ध्यान रखना ये एक एसिड है तो एसिड के पास टेंडेंसी होती है क्या रिलीज करने की? H+ आयन। अगर इसने प्लस आयन बाहर निकाल दिया तो इसके पास क्या बच गया? CH3COO नेगेटिव। ये हमारे क्या होते हैं? एसिटेट आयन।
ठीक है, तुम्हें नाम भी पता होना चाहिए साथ के साथ। तो एसिटिक एसिड ने कितने H प्लस आयन रिलीज किए 1, तो इसका आयन फैक्टर भी कितना होगा 1, लेकिन इसके पास प्रेजेंट कितने हैं 4 है, लेकिन रिलीज तो ये 1 ही कर रहा है ना, क्लियर है, तो उस टाइम पर क्या होगा 1। अब सेम अगर जैसे मैंने H2SO4 का केस लिया तो उसमें H प्लस आयन मैंने बोला एक अगर H प्लस आयन रिलीज करता है तो उसका आयन फैक्टर 1, अगर दोनों करता है तो 2। अगर उसने मेंशन किया है कि अगर वो रिलीज 1 कर रहा है तो तुम्हें 1 लेके चलना है, अदरवाइज तुम्हें हमेशा किसने लेके चलना है 2, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं H3PO4 की बात करती हूँ, ठीक है, अब वही सेम कि मैम ये कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, या तो तुम ये देख सकते हो मैम PO4 3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और 3H प्लस, या तुम इसको कैसे देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर से। देखो जो फॉस्फोरस है वो किसकी फैमिली में आता है, नाइट्रोजन की फैमिली में आता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्जुगेशन होती है 2,5, मतलब ये 5 तक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के हमेशा स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे करेंगे, P दिस इज यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बनाना है 5 बॉन्ड्स का। हमारे पास नेक्स्ट कितने ऑक्सीजन है 4, डबल बॉन्डेड क्या होती है यहाँ पर ऑक्सीजन, कितनी लेफ्ट रहती है इधर 3, तो तीनों को हम इधर लगा देंगे 1 2 3, क्लियर। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन बच गए 3, तो एक को एक ही हाइड्रोजन को दे दो, एक इसके साथ और एक इसके साथ, क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने बोला H3PO4 एक एसिड होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है बहुत ज्यादा, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचते ही बॉन्ड वीक हो जाता है और ये अपने जल्दी से क्या दे देता है H प्लस आयन, 1 2 3, तो ये कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है इधर से 3, तो इसका मतलब इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 3, और इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं ट्राई एसिडिक, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है कितने H प्लस आयन रिलीज करने की 3, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास अगर ये आ जाए H3PO3, ये स्टूडेंट सब कर लेते फॉस्फेट आयन था। अब H3PO3 में अगेन क्या कहना है, वही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन को ऑलवेज इधर रख दो, बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए इधर 2 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, एक एक हाइड्रोजन इसको दे दो और बाकी एक इसको दे दो, क्लियर। अब अगेन ये कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, हमेशा ध्यान रखना ये वाला ये रिलीज नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये वाला H प्लस आयन रिलीज करेगा, ये 1 2, तो कितना आयन फैक्टर हुआ इसके केस में अगेन 2, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास H3PO2, ये वाला आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, H3PO2। अब मुझे बताओ इसका आयन फैक्टर कितना होगा, ओके एक बार चेक करना, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन लेफ्ट 1, और बाकी क्या लगा देंगे हम लोग हाइड्रोजन। आप बताओ क्या ये दोनों H प्लस आयन बाहर निकलेंगे, नहीं, सिर्फ कौन सा निकलता है ये वाला, तो इसका आयन फैक्टर हमें लिए कितना हुआ 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं मोनो एसिडिक, दिस वन इज अ डाई एसिडिक, हो गया। ये था हमारा एसिड के केस में। लेकिन अगर मेरे पास इधर आ जाए बेस, इन केस ऑफ बेस उसमें हम क्या करेंगे, देखो एसिड्स कौन से होते हैं हमारे, एसिड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को क्या करता है रिलीज करता है। सिमिलरली बेस के केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय द बेस, गिवन बाय बेस, एक बेस के द्वारा कितने नंबर ऑफ H1 प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं OH नेगेटिव आयंस, वो हमारा क्या कहलाया जाता है एन फैक्टर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही डिसोशिएट करता है, ओके। और जैसे एसिड के केस में हमेशा क्या होता है उसका एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी कहलाई जाती है, सेम बेस के केस में क्या होगा वो उसकी क्या होगी एसिडिटी, क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, अगर तुम इसको डिसोशिएट करते हैं तो देखो Na पर कैसा चार्ज प्लस, इसके पास OH आयन है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव। तो NaOH ने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज किया 1, तो इसीलिए इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा हमारे पास 1, क्लियर। नेक्स्ट सेम मेरे पास अगर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है 2, इसको देखो ये वाले जो 2 है वो इसका चार्ज होगा कैल्शियम, कैल्शियम पर कितना चार्ज है 2 प्लस, और क्या रिलीज करेगा OH नेगेटिव। हमेशा पहले चार्ज को बैलेंस करना है, इधर 2 प्लस है इधर 1 नेगेटिव, तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो टोटल चार्ज इक्वल हो गया। तो इस केस में जो एन फैक्टर रहेगा वो कितना हमारे पास अगेन 2, क्लियर। एक आप ट्राई करके मुझे बताओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा, वही सेम इसमें भी हम इसको डिसोशिएट करो, कितने एल्युमिनियम 3 प्लस OH नेगेटिव, एल्युमिनियम पर बताओ कितना चार्ज है 3 प्लस, तो OH पर कितना चार्ज है नेगेटिव, तो मैं इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से,
चार्ज विल बी इक्वल, तो कितना होगा n फैक्टर इस केस में इसका 3, और यही उसकी क्या कहलाई जाती है, एसिडिटी। क्लियर, ये था हमारा एसिड का और बेस का केस, ठीक है। और सोल्ट के केस में देखते हैं अब हम क्या है, इन केस ऑफ सोल्ट, सोल्ट के केस में क्या होता है, देखो सोल्ट के केस में क्या होता है, या तो हम देखते हैं टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या तो तुम क्या देख लो, पॉजिटिव पर कितना चार्ज है, या फिर तुम देख लो नेगेटिव पर कितना चार्ज है। वो जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अगर तुम जब इसको डिसोशिएट करते हो सोडियम कार्बोनेट को, तो ये किस में डिसोशिएट होगा, वही अगेन Na+ और CO3 2 नेगेटिव। क्लियर, अब देखो सोडियम पर कितना चार्ज प्लस, पहले इसको बैलेंस करो, इस पर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2। तो या तो तुम देखो चार्ज हमेशा इक्वल है, प्लस पर भी उतना इक्वल है और नेगेटिव पर भी है, तो इसका जो एन फैक्टर रहेगा, टोटल चार्ज कितना है प्लस पर 2, नेगेटिव पर कितना है 2, तो कितना एन फैक्टर आएगा इसका 2। क्लियर, जैसे नेक्स्ट मेरे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड को डिसोशिएट कर लो, एल्यूमिनियम पर हमेशा कितना चार्ज होता है +3 और Cl पर कितना चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर, अब एल्यूमिनियम पर कितना है 3+, क्लोरीन पर कितना है 1 नेगेटिव, इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो इसका एन फैक्टर कितना रहा हमारे पास 3। डन, चलो एक और ट्राई करके देखते हैं, Al2SO4 थ्राइस, इसको ध्यान से करना। देखो एल्यूमिनियम पर वही अगेन कितना चार्ज रहेगा, एल्यूमिनियम 3+, SO4 इज अ सल्फेट आयन, सल्फेट जो होते हैं हमारे आयंस उन पर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव। क्लियर, अब इनका चार्ज बैलेंस करो, देखो एल्यूमिनियम पर 3 है, सल्फेट पर 2 है, हम क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल आ जाए, जैसे हमने मैथ्स में करते थे ना, एक की वैल्यू 3 है एक की वैल्यू 2 है, इनको कितने से मल्टीप्लाई करें इक्वल आए, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको 3 से करते थे। तो सेम एल्यूमिनियम पर 3 है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 है तो इस पर 3 कर। अब देखो 3 2 6, 3 2 अगेन 6, तो दोनों पर चार्ज इक्वल हो गया, तो इसका एन फैक्टर कितना रहेगा हमारे पास 6। क्लियर, ये था हमारा कब, सोल्ट के केस में। क्लियर है, सोल्ट के केस में हमें क्या करना है, हमें देखना है पॉजिटिव पर कितना चार्ज है, या फिर हम देखेंगे नेगेटिव पर कितना चार्ज है आफ्टर बैलेंसिंग। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन टर्म्स, हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में देखते हैं। चलो अगर मेरे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुमने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम देखते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, हमें इसमें ये चेक करना होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वही अगेन उसका क्या होता है एन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है KMnO4, देखो जो KMnO4 है बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिड बेस और न्यूट्रल, मतलब ये अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, हर टाइप से अलग बिहेवियर करता है शो। तो मैंने मान लिया अगर मैं KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डाल दूं, H+ रिप्रेजेंट द एसिडिक मीडियम, अगर मैं KMnO4 को H+ में डाल दूं तो वो किस में डिसोशिएट होता है Mn2+ में, और वही सेम KMnO4 को अगर मैंने बेसिक मीडियम में डाला तो वो किस में डिसोशिएट होता है, सॉरी K2MnO4। मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, हाँ K2MnO4, अगर तुम इसको बेसिक मीडियम में डालते हो तो वो किस में डिसोशिएट होगा K2MnO4। एंड नेक्स्ट वन, अगर तुम वही KMnO4 को किस में डाल देते हो न्यूट्रल मीडियम में, तो उस टाइम पर वो किस में डिसोशिएट होता है MnO2। क्लियर, अब तुम्हें क्या करना है, इनका एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जब भी तुम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो उसको क्या मानते हो X। नेक्स्ट भी तुम अदर एटम्स का क्या निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर। जो पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, ये हाइड्रोजन की फैमिली में आता है, तो हाइड्रोजन वाली फैमिली में किन पर कितना चार्ज होता है +1। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2।
क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पोटेशियम में कितने एटम्स है, 1, कितना चार्ज है 1 प्लस एक्स, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है -2 और कितने एटम्स है 4, तो 4 पर कितना चार्ज हो गया -8। क्लियर। इक्वल टू क्या, इसके अमीनो 4 पर कंप्लीट पर कोई चार्ज है नहीं, तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से तो कितनी आएगी, उधर जाके 8, इस साइड से -1, 8 -1 कितना आ गया इधर से 7, तो KMnO4 पर जो चार्ज आ गया हमारे पास वो कितना आया हमारे पास इधर से +7। सिमिलरली मैंगनीज पर कितना चार्ज होगा, किसी भी एटम पर जितना चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो मैंगनीज पर कितना चार्ज आएगा हमारे पास +2। अब तुम देखो +7 से +2 तक उसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, कितने का डिफरेंस हमारे पास 5, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो एन फैक्टर रहेगा हमारे पास वो कितना है 5। नेक्स्ट अगेन KMnO4 के अंदर वही मैंगनीज पर कितना चार्ज है +7, और इस K2MnO4 में अगेन चेक करके देखते हैं, पोटेशियम पर +1, इस मैंगनीज का x, ऑक्सीजन का भी हमने देखा -2, +1 इंटू 2 प्लस x -2 4 एटम्स, तो कितना -8, कोई K2MnO4 कोई चार्ज नहीं, तो इसका आएगा 0। नेक्स्ट x की वैल्यू निकालेंगे -8, सॉरी इधर जाके +8 -2, तो कितना आया हमारे पास 6। क्लियर। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो K2MnO4 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा हमारे पास +6। क्लियर। अब देखो +7 से +6 कितना डिफरेंस 1, तो कितना इन फैक्टर रहेगा इसका 1। क्लियर। तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना है। नेक्स्ट हमारे पास K2MnO4 में, इसमें देखना है हमें KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हमें पता ऑलरेडी +7। Mn2 में देखो ऑक्सीजन पर -2 और 2 कितना हुआ -4, तो मैंगनीज पर कितना आ गया 4, 7 से 4 कितने का डिफरेंस 3, तो इसका एन फैक्टर भी कितना रहा 3। क्लियर। एक तुम्हें अगर याद रखना जो KMnO4 होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है तो उसका लर्न पता होना चाहिए तुम्हें, वो कितना होता है 158। अब देखो अगर तुमने सबका एन फैक्टर निकाल लिया तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है मॉलिक्यूलर वेट कितना है 158 बाय एन फैक्टर, दैट वन इज 5। इसके केस में डिवाइड बाय 1 और इसके केस में क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3। ये मैंने इसका इधर इसीलिए कराया क्योंकि कभी कभार कॉम्पिटिशन्स वगैरह के अंदर वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इन बेसिक मीडियम KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ठीक है, तो वो तुम्हें खुद से ये चीज याद होनी चाहिए कि बेसिक मीडियम में KMnO4 किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में वो किस में कन्वर्ट। और बाकी मैं तुम्हें एक तरीका बता देती हूँ लर्न का, KMnO4 का ये जो पूरा अगर तुम्हें लर्न करना है तो तुम इसको एक शॉर्टकट ट्रिक है उससे लर्न रखना, बैन वर्ड याद रखना, इससे तुम्हें याद हो जाएगा बैन 153। ठीक है, बैंड मतलब बी मतलब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ 1 का। ए फॉर एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर कितने का ट्रांसफर हुआ हमारे पास 5। एंड फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल में कितने का ट्रांसफर हुआ है 3। 153 को बैन कर दिया जाए। आई थिंक सो क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ 0.98 gram of H2SO4 are present in 500 ml solution. Find normality. Find normality. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर हम किसकी बात करते हैं न्यूमरेटर में हमेशा, सोल्यूट की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम को हमें किसमें रखना है, लीटर के अंदर। ठीक है, तो ओके, अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, दैट वन इज 500। बस वो ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम उसने दी हुई है वो मिली लीटर में दी हुई है, हमें किसमें चाहिए, लीटर के अंदर।
अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, और इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है? अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। क्लियर? ओके, अब हमें पहले क्या पता होना चाहिए इक्विवेलेंट के वेट के लिए? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। H2SO4 मॉलिक्यूलर का वेट जो होता है वो होता है 98 ग्राम। बाकी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अगेन हाइड्रोजन का वेट 1, 2 एटम्स है तो 2, प्लस सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 4। क्लियर? डिवाइड बाय एन फैक्टर। H2SO4 के केस में हमारा एन फैक्टर कितना रहेगा? H2SO4 हमें पता है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। H2SO4 को ब्रेक करो, 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कितने H प्लस आयन दिए इसने रिलीज करे? 2। तो इसका मतलब इसका जो एन फैक्टर रहेगा वो कितना आएगा? 2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करके देखना, वो हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो, 49। क्लियर? तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है? 49। और गिवन वेट हमें पता है, वो ऑलरेडी इसने गिवन दिया हुआ है 0.98। दिस इज द गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, दैट वन इज 49। इसको हम इसमें ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या पता चल गया? अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो कितना है? इसको सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं डायरेक्ट मैंने इसमें पुट कर दिया 0.98 बाई 49। अब नीचे क्या पुट करना हमें? वॉल्यूम। वॉल्यूम इसने कितनी दी हुई थी? अभी हमने देखा 500। लेकिन नोट करना, जो इसने वॉल्यूम दी हुई थी वो 500 मिलीलीटर में थी। हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 5 2 10, 49, 0.2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना, हमारे पास कितना आएगा? 2 0. इधर हमारे पास 0 कैंसिल, दिस वन सॉरी 0.02, तो कितना आ गया? 0.04 नॉर्मेलिटी। क्लियर? इस तरह से हमारे पास क्या कर सकते हैं हम? ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के केस में कि तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर। देखो दोनों सिमिलर है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। चलो हम इसमें एक रिलेशन ड्राइव करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है हमारे पास? अगर मैं मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी की बात करूं, नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है? अभी हमने देखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सिमिलरली मेरे पास मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखा जाए तो दोनों के केस में हम वॉल्यूम तो ले रहे हैं, सिर्फ किसका डिफरेंस है? इक्विवेलेंट का। क्लियर? और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं मेरे पास, वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? इनटू क्या दिया हुआ इधर? वॉल्यूम। ये मेरा क्या है? नॉर्मेलिटी। डन। अब नेक्स्ट इसको हम और सोल्व करते हैं। गिवन वेट, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, एन फैक्टर इनटू क्या हमारे पास इधर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना क्लियर? अब ध्यान से देखना, जो ये दिया हुआ है, देखो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये बताना है किसके इक्वल होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारा किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। दिस वन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहां से हमारे पास क्या बच गया? इनटू एन फैक्टर। अब मुझे जस्ट बताओ फटाफट से अब क्या होगा? ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या चीज है? यस, दिस वन इज मोलैरिटी। ये हमने अभी देखा था, यही हमारी क्या होती है? मोलैरिटी। यानी कि ये हमारी मोलैरिटी और इनटू क्या हो गया? एन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हम किसके इक्वल निकाल सकते हैं? नॉर्मेलिटी के। क्लियर? इसका इट मींस हम ये भी कर सकते हैं, जब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तुमने मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी निकालने के बाद एन फैक्टर से जस्ट मल्टीप्लाई करना, तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है? नॉर्मेलिटी के इक्वल। क्लियर? इसी तरह से तुम अगर नोट करो तो इनमें भी एक रिलेशन बन रहा है, जो नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, वो भी तो इसी के इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। तो इसको भी करके देखना, एक ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप लोग। प्लीज नोट साथ के साथ बनाना, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होंगे, तुम्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।